और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। नागबल चंदोसा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लश्कर का आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद हुआ है। एक विशेष सूचना पर कार्रवाई हुई है। मोहम्मद अशरफ मीर के तौर पर इसकी पहचान हुई है। तो लश्कर का आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। नागबल चंदोसा से बड़ी खबर है, जिसके कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद हुआ है। एक विशेष सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। हम आपको बता दें कि इसकी पहचान मोहम्मद अशरफ मीर के तौर पर हुई है। और तस्वीरों में भी हम आपको दिखा सकते हैं, जिसमें इस आतंकी सहयोगी को भी आप देख सकते हैं, जिसके कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। एक विशेष सूचना पर यह कार्रवाई हुई है और इसकी गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद अशरफ मीर के तौर पर इसकी पहचान हुई है। तो नागबल चंदोसा से बड़ी खबर इस वक्त, जहां लश्कर का आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से ग्रेनेड बरामद हुआ है। एक विशेष सूचना पर यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद मोहम्मद अशरफ मीर नामी लश्कर का आतंकी सहयोगी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तस्वीर में भी हम दिखा रहे हैं इस लश्कर का आतंकी सहयोगी जो है किस तरह से पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके पास से एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है जिस तरह से लश्कर का आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किया गया है नागबल में। देखिए हुरेरा, ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी वहां पर एक हैंड ग्रेनेड लेकर भाग रहा था, जब उसने सुरक्षा बलों को देखा तो कहीं ना कहीं उसका मंसूबा ये था, जो सुरक्षा बलों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए जा रहा था। कहीं ना कहीं उसे ये टास्क दिया गया था कि ये ग्रेनेड जो है किसी सुरक्षा बलों के दस्ते पे फेंका जाए ताकि नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इसकी जो वक्त पे रहते गिरफ्तारी की वजह से एक जो आतंकी की घटना है उसे नाकामयाब कर दिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा, ये नागबल चंदोसा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है वहां की घटना है। जब सुरक्षा बलों ने एक नाके के दौरान इस आतंकी जो आतंकियों का एक साथी है उसे वहां पर रुकने के लिए कहा, लेकिन वो वहां से भागने की उसने कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे ओवरपावर करके गिरफ्तार कर लिया। जब इसका सर्च किया गया तो इससे एक ग्रेनेड मिला है, हैंड ग्रेनेड मिला है। अभी एक केस दर्ज कर लिया गया है और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो भी शुरू कर दी गई है। जी होरा, बिल्कुल तेजेंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में एक शिकंजा कसा गया है आतंकियों के खिलाफ, चाहे वो लश्कर हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अब कहीं ना कहीं ये अपने सहयोगियों को भेजकर अपनी मौजूदगी एक तरह से जाहिर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सहयोगी होते हैं या जिन्हें OGW कहा जाता है या टेरर एसोसिएट कहा जाता है, ये एक अहम भूमिका निभाते हैं आतंक का जो वहां पर आतंकी जहर है उसे फैलाने में, क्योंकि आतंकियों को ना सिर्फ ये लॉजिस्टिक सपोर्ट में मदद करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें रहने और खाने की जगह अरेंज कराते हैं। ये समझ लीजिए एक बैकबोन है। आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान फैलाने की कोशिश करता है, उसका एक जो बैकबोन है वो OGW नेटवर्क है। और आपने देखा होगा कि पिछले कई समय से जो सुरक्षा कर्मी है या जम्मू कश्मीर प्रशासन है, उनकी एक मुहिम है कि किसी तरह से OGW नेटवर्क जो है उसे पूरी तरह से क्रश किया जाए। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है तेजेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने बर वक्त यह कार्रवाई की है, क्योंकि जिस तरह से यह हाथ में ग्रेनेड लेकर यह आतंकी जा रहा था, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता था। लेकिन अब एक चीज तो है कि जिस तरह से सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ी है, जिस तरह से सुरक्षा को अब मुस्तैद किया गया है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाइयों पर अब लगातार एक तरह से काबू पाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। कल भी हमने देखा कि एक OGW को किश्तवाड़ में गिरफ्तार किया गया, एक आज बारामूला में गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं तो आतंक की कमर तोड़ने में एक जो मुहिम सुरक्षा बलों ने, चाहे वो आर्मी हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन्होंने एक मुहिम चलाई है और उस मुहिम के तहत ही ये जो OGW नेटवर्क है उसे क्रश किया जा रहा है।
पाकिस्तान की तरफ से लगातार हथियारों की खेप, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो LOC से इन्फिल्ट्रेशन करा के भेजी जा रही है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो खराब हों, जो कई जगहों पर जो आतंकवाद की तरह से साफ हो चुका है उसको रिवाइव किया जाए। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो एक उनका जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। जिस तरह से हमने कश्मीर में देखा कि पहले पाकिस्तान के बेहस्त पे लगातार पत्थरबाजी होती थी, अब वो पत्थरबाजी भी बंद हो चुकी है। जो आतंकवादी हमले होते थे उनमें भी आप देख लीजिए कि कितनी गिरावट आई है, कितनी कमी आई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जो है वो अपर हैंड रखे हुए हैं इन आतंकवादियों के ऊपर। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो नागबल चंदूसा से बड़ी खबर, जिस तरह से लश्कर का आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। बरवक्त कार्रवाई सुरक्षा बलों की हुई, वरना बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता था, बड़ी कार्रवाई को यह अंजाम दे सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में आग लगी है, भवन को नुकसान पहुंचा है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने से इस पूरे भवन को, इस पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। ये एक दीनी मदरसा बताया जा रहा है और यहां पर काफी तादाद में छात्र भी रहते हैं और बताया जा रहा है कि आग लगने से अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने से इमारत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। पूरी इमारत राख के ढेर में एक तरह से तब्दील हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस इमारत की तीसरी मंजिल पर पहले आग लगी थी और उसके बाद यह आग फैलते हुई दूसरी मंजिल पर भी आ गई। जो छात्र इस मदरसे में थे, इस इमारत में थे, उन्हें तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने से पूरी इमारत एक तरह से धराशायी हो गई है, पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर, जहां दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में आग लगी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भयानक आग थी। जिस वक्त ये आग लगी थी, पहले आग के शोले उठना शुरू हुए। जब इसे बुझाने की कोशिश की गई तो पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। इस आग लगने से इस पूरे भवन को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जो अपडेट है वो यही है कि इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुई है और इसके अलावा कोई हताहत इस वारदात में नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने से इस इमारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो कुपवाड़ा के दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में ये आग लगी और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फौरन सीढ़ी लगाकर, क्योंकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, जो स्टूडेंट फंसे हुए थे उनका जो सामान था उसे फौरन सीढ़ी लगाकर ऊपर से नीचे उतारा गया और किताबें किस तरह से जली हुई हैं उसे भी आप देख सकते हैं। यानी बड़े पैमाने पर माली नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये एक तालीमी इदारा बताया जाता है, एक मदरसा है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो किताबें हैं तलबा की, वो एक तरह से जल गई हैं, तलबा का जो सामान है वो जल गया है। हालांकि जो मकामी लोग थे उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की और बरवक्त कार्रवाई की गई, लेकिन क्योंकि ऊपरी हिस्सा पूरा लकड़ी का बना हुआ था, इस तरह से इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, राख हो गया है। और ये पूरा उस कैंपस है दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब का, उस कैंपस को भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मकामी लोग थे उन्होंने फौरन इस पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बच्चों का जो सामान था छात्रों का वो ग्राउंड में पूरा फैला हुआ है। किताबों में किस तरह से आग लगी, किताबें किस तरह से जल कर राख हो गई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ये हुआ कि इस पूरे कैंपस में सिर्फ एक ही इमारत में आग लगी है, बाकी जो इमारतें हैं वो महफूज हैं, बाकी जो भवन है उनमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और अच्छी बात यह कि बड़ी तादाद में छात्र इस इमारत में थे, लेकिन छात्रों को किसी तरह का कोई नुकसान इस आग लगने से नहीं हुआ है। हालांकि इमारत का ऊपरी हिस्सा जल गया है और उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
बता दें कि कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब में आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा ये कैंपस है एक मदरसे का, जहां पर आग लगी है। और इससे पहले जिस तरह से हमारे सहयोगी यहया बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। मदरसे के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बात हुई है, उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन माली नुकसान हुआ है। बच्चों की जो किताबें हैं वो पूरी तरह से जल गई हैं। इमारत का जो ऊपरी हिस्सा है पूरी तरह से जल गया है। हालांकि काफ़ी ज़बरदस्त आग लगी थी, भयानक आग लगी थी, लेकिन इलाके के लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पा लिया है। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि इलाके के लोग वहां पर मौजूद हैं। और जिस वक्त आग लगी उस वक्त तलबा को सबसे पहले बचाया गया और उनका जो सामान था उसे बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें दारुल उलूम चंदीगाम लौलाब की है। और सीधे इस वक्त हम कुपवाड़ा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी यहया सुल्तान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यहया, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? दारुल उलूम चंदीगाम में जो आग लगी थी उसका क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी हुरैरा, मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि करीबन 6 बजे सवेरे जब तुलबा वहां पर जेर तालीम थे, वो पढ़ाई में मसरूफ थे, तो अचानक वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में तीसरी मंजिल जो इस इमारत का था उसमें आग लग गई। तो आनन फानन जो है आग ने पूरे हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन ताहम पूरी तौर पर वहां पर जो मुकामी लोग, पुलिस और आम लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे जो जेर तालीम वहां पर होते हैं सवेरे 6 बजे वो दीनी तालीम में मसरूफ होते हैं, उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त आप पे जो आग पे काबू तो पाया गया है, लेकिन जो अंदर पूरी बिल्डिंग है, इमारत है, वो खाकसर हुई है, क्योंकि उसको काफी नुकसान हुआ। पानी अंदर चला गया है, तीनों मंजिलों में पानी अंदर चला गया है। और बच्चों की जो किताबें हैं, दीनी किताबें हैं, वो जलकर खाकसर हो गई और वो तबाह हो चुके हैं। यानी कि ये लोग जो है लोगों से ये ज़कात या सदकात लेकर जो है इस इमारत को खड़े करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये इमारत पूरी तरह जो है इस वक्त खत्म हो चुकी है। तीसरी मंजिल पूरी तरह, और अंदर वाले जो हिस्से दो मंजिल है उनमें पानी चला गया है, वो भी बुरी तरह मुतासिर अब हो गए पूरी इमारत। यानी कि अब लोग ये सिर्फ बाहर आ चुके हैं खुले आसमान तले से। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो बच्चे वहां पर जेर तालीम हैं उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और मुकामी लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, उसके लिए काफी कोशिश पहले ही की गई। क्योंकि हुरैरा 6 बजे जो है ये दीनी मदरसे जो होते हैं ये तालीम में काफी मसरूफ रहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि आप ये चाहते हैं कि इनकी मदद भी हो जाए ताकि दोबारा इस इमारत को जो है खड़ा किया जाए। जी हुरैरा, बिल्कुल यह जिस तरह से जो तस्वीरें आपने भेजी उन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पूरा मदरसे का ये दरअसल एक कैंपस है और उस कैंपस की एक इमारत में आग लगी है, उसकी तीसरी मंजिल पर यह आग लगी। और हम देख पा रहे हैं जिस इमारत में यह आग लगी है उसकी तीसरी मंजिल पूरी लकड़ी की शायद बनी हुई है, जिसकी वजह से यह आग तेजी से फैली है। और इसके अलावा इस कैंपस में दूसरी जो इमारतें हैं यह वो पूरी तरह से महफूज हैं। हाँ जी हुरैरा, जो एक ही इमारत है उसमें आग अचानक लगे, जो शॉर्ट सर्किट हुआ वहां पर, जिसकी वजह से आग ने आनन फानन इस पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन जो बाकी इमारतें हैं जो इसके आसपास हैं वो महफूज हैं, लेकिन पूरी तरह जो बच्चे हैं जो वो इसी इमारत में पढ़ते थे, वो इसी इमारत में जेर तालीम थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो खाने पीने का इंतजाम वो भी इसी इमारत में ज्यादा रहता है। और बच्चों की एक बड़ी तादाद 100 के करीब बच्चे वहां पर रहते हैं और उनके साथ उसातिज़ा भी तकरीबन 20 से 30। जब हमारी जो बात हुई इनके मोहतमिम से, मौलाना मक्की साहब से, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि उन्हें काफी परेशानियां हैं। अब जगह के हवाले से अब वो सीधे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वो तमाम मौलाना जो है अब बाहर बैठे हैं, क्योंकि अंदर उनके जगह नहीं है बैठने के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पर जगह नहीं है। अब वो इस परेशानी में है क्योंकि अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से पूरी इमारत जो है वो खाकस्तर हो गई और 2 मंजिला क्योंकि ये एक तालीमी इदारा है, एक मदरसा है, ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि इन तस्वीरों में बड़ी तादाद में जो बच्चों की बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो भी आग की एक तरह से नजर हुई और बड़ी तादाद में जो जली हुई किताबें हैं वो मैदान में एक तरह से जमा की गई। तो तलबा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हुरैरा, ये सही बात है कि जब भी कोई मदरसा हो उसमें किताबें होती हैं बच्चों की,
तो वो उसमें आग लग गई है। तो वो किताबें जो है बच नहीं पाई है पूरी तरह से। आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि तमाम किताबें, अब बच्चे जो है वो अपनी अपनी किताबें देख रहे हैं, क्योंकि किसी की किताब कोई बची ना हो, कुरान पाक है वहां पर या दीगर किताबें हैं जो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, वो पूरी तरह से वो खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जब आग अचानक लग जाती है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने सिर्फ अपनी जान को बचाने की कोशिश की। जो किताबें हैं या जो उनके बिस्तरे हैं या जो उनके दीगर जो चीजें हैं, कपड़े हैं, वो जलकर खाकिस्तर हो चुके हैं, यानी कि पूरी इमारत तबाह हो चुकी है। बच्चे जो हैं अब उन पे वही कपड़े हैं जो उनके जेर तन होते हैं, कपड़े वही बाहर अपनी जान बचाकर जो वो बाहर निकले हैं। बाकी जो अंदर वाला पूरा है वो पूरा तहस नहस यानी खाकिस्तर हो चुका है। अभी अपनी किताबें जो है बच्चे, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बच्चे अपनी किताबें देख रहे हैं, किसी की किताब, किसी का बैग, किसी का बिस्तरा, किसी के कपड़े जो हैं वो जलकर खाकिस्तर हो गए। और तमाम मौलाना जो हैं वो बाहर बैठे हैं। अब वहां पर इंतजामिया कमेटी जो है वो अंदर चली गई है, पुलिस वहां पर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, ताजर अंजुमन जो वहां के ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन, वो खुद इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक दूर उफ्तादा इलाका है चंडीगाम, लोलाब, वहां पर रसाई भी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि फौरी तौर पर जो है तमाम चीजें पहुंच जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और मुकामी लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करके जो है आग पे काबू पाया। अगर आग पे पूरी तौर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो जाता, एक भयानक हादसा पेश आ सकता था। वो क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर जो बच्चे हमारे हैं, तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं, वो तो किसी की जान भी चली जा सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई इंसानी जान तलफ नहीं हुई। वो अच्छी बात वही है, लेकिन जो अब वहां पर नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई किस तरह होगी। अब इन्होंने अपील भी लोगों से अपील की कि आप मदद के लिए आगे आ जाएं ताकि दोबारा इस इमारत को खड़ा किया जाए। बिल्कुल, यही इस हादसे की बड़ी जो अच्छी बात है वो यही है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जो तलबा या असातिज़ा कोई जख्मी नहीं हुए हैं, लेकिन माली तौर पर बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। आप नजर बनाए रखें, यही दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे और इस पर और बातचीत करेंगे। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, फलों के बागों को भारी नुकसान, किसानों में मायूसी, नुकसान का आकलन करने के लिए गए निर्देश। राजौरी जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश, लोगों की बढ़ गई है परेशानी। राजौरी जिले में आज भी भारी बारिश, जिन किसानों की फसल खेतों में पड़ी है वो भारी बारिश और ओलावृष्टि से बेहाल हैं। उत्तर और दक्षिण में हल्की चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है जहां नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। पीएम मोदी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप पेश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्वास्थ्य समेत 8 मोर्चों पर रणनीति इस बैठक में बनेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज नीति आयोग की अहम बैठक है और अब से कुछ देर में दिल्ली के प्रगति मैदान में यह बैठक शुरू होगी। खुद पीएम मोदी इस नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2047 तक यानी आजादी के 100 साल मुकम्मल होने तक विकसित भारत का रोड मैप पेश किया जाएगा और कई अहम पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत होनी है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन्वेस्टमेंट, स्वास्थ्य और समेत 8 मोर्चों पर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मेहमान अलग अलग रियासतों के जो सीएम हैं या जो एलजी हैं वो अब इस नीति आयोग में आना शुरू हो गए हैं और जो शुरुआती तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके नीति आयोग में अलग अलग रियासतों के जो सीएम हैं या यूटीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि ठीक 11 बजे प्रगति मैदान में यह मीटिंग शुरू होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीति आयोग की बैठक अब से कुछ देर बाद ही दिल्ली में शुरू होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बहुत अहम बैठक है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से सीधे तस्वीरें आ रही हैं जहां पर
जो अलग अलग स्टेट के सीएम हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। यूटीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। खासतौर से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे। इसी तरह से लद्दाख के एलजी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसी तरह से हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि देश के डेवलपमेंट को लेकर, अलग अलग रियासतों के डेवलपमेंट को लेकर आज की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। नीति आयोग की बैठक, तमाम राज्यों के विकास विस्तार की बात होगी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। सर, कैसे देखते हैं आप, ये बैठक महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और जो प्रदेश के लिए योजनाएं हैं, नीति आयोग का क्या व्यू पॉइंट है, उस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अभी जाकर, मेरी तो पहली बैठक है, जाकर मैं देखूंगा। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर ये होता है। धन्यवाद। रूट लग रहा है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और बात होगी प्लानिंग कमीशन की, यानी कि जो अब नीति आयोग है और नीति आयोग में किस तरीके से राज्यों का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बातें होती हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो चलिए, इस मीटिंग पर जिस तरह से रवि मिश्रा ने यहाँ पर बातचीत की है हिमाचल के सीएम से और उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट यह बैठक है। इस बैठक पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे खुर्रम के पास चलेंगे। खुर्रम, बस अब से कुछ देर में ही ये इंपॉर्टेंट बैठक नीति आयोग की शुरू होने वाली है। मेहमानों का भी हम देख रहे हैं आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अलग अलग स्टेट के सीएम, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो एलजी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरह से इस बैठक को देखा जाए, कितनी इंपॉर्टेंट नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है? हुरैरा, जैसे आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी जिस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2047 में जब भारत 100 साल पूरे करेगा, जिस तरीके से इस मीटिंग का टारगेट रखा है कि विकसित भारत जो है एक बड़ा पॉइंट होगा और इसी के इर्द गिर्द जो तमाम बुनियाद है इस मीटिंग की, इस प्लानिंग की, जिस तरीके से तमाम जो देश के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है, तमाम राज्यों के या फिर जो यूटीज हैं उनके एलजी को बुलाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल है, लद्दाख के एलजी मिश्रा भी शामिल है, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के वो शामिल होंगे और जो दूसरे अधिकारी हैं जो प्लानिंग के तहत आते हैं वो भी पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम तरह की बातचीत हो रही है। अगर देखें, देश के हवाले से देखें तो एमएसएमईज का जो बड़ा रोल रहा है, जिस तरीके से 8 नुकाती जो एजेंडा है वो इसमें रखा गया है। एमएसएमईज का रोल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ कंप्लायंस की जो शिकायतें हैं उनको कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। और अगर देखें तो एमएसएमईज के जरिए से रोजगार की एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान से डेवलपमेंट और जो है रफ्तार पकड़ी जा सकती है। इसलिए गति शक्ति की भी बात है कि तमाम 8 पॉइंट है और ये कितनी बैठक कितनी महत्वपूर्ण, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, जो यूटीज के एलजीज हैं, वो वहां पर अपनी बात रखेंगे, अपना प्रेजेंटेशन देंगे, किस तरह का डेवलपमेंट अब तक राज्यों में हो चुका है और कितनी दरकार है, किस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है। ये एक मुख्य बात है जिसको लेकर के एक प्लानिंग की जाएगी और चर्चा जो है वहां पर होगी। साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा वो भी प्रेजेंटेशन देंगे और पोस्ट 370 जिस तरीके से डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में देखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में खास तौर से मुख्तलिफ टनल्स बनी हैं, रोड पर काम हुआ है, पार्क, सिनेमा हॉल्स, ये तमाम चीजें हुई हैं। अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई, तमाम चीजों को जो है इंक्लूड करने की उम्मीद है और साथ ही साथ आगे की क्या प्लानिंग है, खासतौर से
अगर सेब के सेक्टर को देखें तो या फिर इसी तरीके से टूरिज्म के सेक्टर को देखें तो फ्लाइट्स किस तरीके से ज्यादा बेहतर हो सकती है, कार्गो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को किस तरीके से जो है ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरीके से लद्दाख में भी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। खासतौर से अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में जिस तरीके से हिमाचल सरकार पर एक बड़ा कर्ज का बोझ है, उसको लेकर के किस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है, वहां पर किस तरह की योजनाएं केंद्र से दरकार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फंडिंग का पैटर्न क्या हो, फंडिंग का इंतजाम कहां से होगा, ये तमाम बातों की जो है चर्चा होगी। लेकिन इसी के बीच हुरैरा अगर देखें तो इस पूरी बैठक पर राजनीति भी जो है वो देखने में आ रही है। अगर पूरे देश की बात करें तो 6 मुख्यमंत्री हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनकी अपनी शिकायतें हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था दिल्ली में अधिकार को लेकर सर्विसेज पर, उस पर जो ऑर्डिनेंस आया उसको लेकर के ममता बनर्जी नहीं आ रहे, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, स्टालिन नहीं आ रहे हैं। तो हालांकि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें जरूर शामिल हो रहे हैं, तो विपक्ष में भी एक फाड़ जो है इसमें देखने में आ रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 साल पहले जब बैठक हुई थी तो उसके बाद ये बैठक हो रही है, और अगले 25 सालों का खाका इसमें तैयार किया जाएगा। 8 नुकाती एजेंडा है, और इसकी जो पूरी थीम अगर आपको एक शब्द में आप लपेट सके, कह सके, तो वो 2047 में विकसित भारत देखने की जो बात है वो कहीं ना कहीं हुरैरा इसमें उसको एक आकार देने की कोशिश की जाएगी। हुरैरा बिल्कुल खुर्रम, बहुत तफसील में डिटेल में आपने तमाम चीजें बताई कि 2047 में किस तरह से डेवलप्ड भारत, जो अलग अलग कंट्रीज के जो जिन्हें सो कॉल्ड सुपर पावर कहा जाता है, उनकी सफ में, उनके लाइन में किस तरह से भारत को भी शामिल किया जाए, उसे लेकर दरअसल ये बैठक हो रही है। देश में किस स्टेट में कहां पर क्या कुछ कमी है, जिस तरह से आपने बताया, उस पर इसमें चर्चा होगी। खुर्रम, खासतौर से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, 2 नई यूटी हैं, ये अब स्टेट नहीं रहे, अब दोनों यूटी हैं, तो यहां पर डेवलपमेंट की बात की जाए, खासतौर से कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी आउटस्कर्ट्स की बात करें, दूर दराज इलाकों की बात करें, तो वहां पर बुनियादी जो सहूलियात हैं उनकी भी अभी एक तरह से कमी है। हालांकि G20 की बहुत इंपॉर्टेंट बैठक कश्मीर में हुई है, इसे एक बड़ी कामयाबी प्रशासन के लिए जरूर माना जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल की अगर हम बात करें दूर दराज के इलाकों में, तो वहां पर अभी भी डेवलपमेंट का बहुत काम होना बाकी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगर देखें तो बहुत काफी काम हुआ है। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री परिवहन मार्ग राजमार्ग है नितिन गडकरी, उन्होंने खुद बताया कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के लिए ही 16 टनल्स बनाई जा रही हैं, जिसमें से 12 का काम पूरा हो गया है। तो एक बड़ी चुनौती है कि जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनको गति देकर उनका डेवलपमेंट तेजी से करना और वहां तक रीच बनाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण कदम है। उसको कैसे किया जा सकता है, उसमें छोटे छोटे रोजगार देने वाले जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, MSMEs का रोल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी गति देना, साथ ही साथ फ्लाइट्स को अगर देखें, टूरिज्म की बात करें अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो वहां पर टूरिज्म बहुत है, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, जम्मू में भी पहुंचे हैं और वैली में भी पहुंचे हैं। G20 की बैठक इतनी कामयाब हुई, लेकिन अभी भी वहां पर जाने के लिए टिकट्स और फ्लाइट्स की जो है डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसको कैसे पूरा किया जा सकता है जब लोग वहां पर जाना चाहते हैं, वहां से आमदनी हो सकती है, वहां पर जो फंडिंग वहां से आ सकती है, तो उसको कैसे बेहतर किया जाए। खासतौर से जम्मू कश्मीर का जो सेब है या फिर जो दूसरा मेवा है, उनको कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उनको इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो कार्गो जहाज वहां पर कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। इसी के साथ साथ जो रोड के जरिए से भी जो ट्रैफिक जो है वो एक दिन के लिए बंद हो जाता है, खासतौर से सर्दियों में जो देखने में आता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एजुकेशन को लेकर के भी चैलेंज है, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, क्योंकि अगर आप देखें तो महिलाओं को अभी भी एम्पावर करने की जरूरत है। भले ही शहरों में आपको महिलाएं हर मैदान में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हो, तमाम UPSC तमाम एग्जाम उसमें टॉप करती हुई दिखाई देती हो, लेकिन आखिरी पायदान पे भी महिलाएं ही हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो उसको लेकर के भी इस 2047 तक इसको कैसे खत्म किया जाए, एक प्लानिंग की जाएगी, फंडिंग कैसे हो, केंद्र कितना सहयोग कर सकता है, वो तमाम बातें देखने में आएंगी। तो हुरैरा एक खाका बनाने की कोशिश है, एक प्लानिंग करने की कोशिश है। अगर आप मेरे पीछे ये जो इमारत देख रहे हैं, अगर आप ये देखें तो
तो जिस तरीके से सितंबर के महीने में दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है, उसको देख सकते हैं आपके, उसका क्या प्रारूप होगा, कैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको तैयार किया जाए और किसी तरीके से भी भारत विकसित देशों के मुकाबले में, जो खासतौर से पश्चिमी देश खासतौर से उसमें आते हैं, उनके मुकाबले में जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे जो देश है, उनसे भारत किसी तरीके से भी पीछे ना हो। टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत ने अपनी तमाम बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत मुख्तसर में हमें बताइए कि जो नीति आयोग की बैठक हो रही है, इसका शेड्यूल क्या कुछ रहेगा, कितने घंटे ये बैठक चलेगी और किस तरह अलग अलग जो सेशन है वो चलेंगे, बहुत मुख्तसर में। देखिए, अभी 11:30 बजे के लगभग ये बैठक शुरू होने की जो सूचना है वो दी गई है और पूरे दिन की बैठक है। कब तक चलेगी ये तय नहीं है, लेकिन अभी 11:30 बजे से ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। तो ये पूरा शेड्यूल है पूरा। बिल्कुल, और इसमें अलग अलग सेशन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ये मीटिंग शुरू होती है दोबारा से आपके पास आएंगे, इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। से मध्यम बूंदाबांदी होगी, कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। किसानों के लिए 29 और 30 तारीख के लिए महकमा मौसमियात ने जारी की है एडवाइजरी। जम्मू नगर निगम सदन की बैठक आयोजित करने में रहा विफल। पिछले 3 महीनों से कोई जनरल हाउस मीटिंग नहीं हुई है। जेएमसी अधिनियम के अनुसार हर महीने एक बैठक करना अनिवार्य है। विपक्षी पार्टी के नगर सेवक हैं नाराज। और ब्रेक के बाद किश्तवाड़ से बड़ी खबर है, जहां मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण यह मकान गिरा है। मरने वालों में पप्पू, साजन और राजेश कुमार की पहचान हुई है। तो आपको बताते चलें, किश्तवाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण यह हादसा पेश आया है। पप्पू, साजन और राजेश कुमार की इस हादसे में मौत हुई है और ये तीनों भाई बताए जाते हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त ये मकान गिरा है उस वक्त घर में तीनों भाई मौजूद थे और मकान गिरने से उसके मलबे में तीनों भाई दब गए और इन तीनों की मौत हो गई। हालांकि इलाके के लोगों ने बचाने की कोशिश की, मलबा हटाया, लेकिन इन्हें नहीं बचाया जा सका। दर्दनाक हादसा है, अफसोसनाक हादसा है। एक ही घर के 3 लड़कों की मौत हुई है, जिनमें पप्पू, साजन और राजेश कुमार शामिल है। भारी बारिश की वजह से यह मकान गिरा है और मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हमको जो हमारे ब्लॉक नागसेनी में कुल्लर आजना गांव में अश्वनी जी के 3 बेटे मकान की जद में आके जिनकी मौत हो चुकी है। ये दरअसल बारिश की वजह से जो मकान गिरा है, ये पहले से ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक था। क्वाड प्रोजेक्ट में पहले भी हमने धरने दिए थे, मैंने और हमारी चेयरपर्सन है पूजा जी ने। कम से कम 8-9 दिन हमने धरने दिए कि ब्लास्टिंग की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, इनको रिपेयर किया जाए। SCR साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें भरोसा तो दिलाया, मगर आज उनकी लापरवाही की वजह से एक इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक ही बेचारे अश्वनी जी के 3 बेटे इंतकाल करके उस मकान की जद में आ गए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो मकान क्रैक्स हुए हैं, ब्लास्टिंग की वजह से नुकसान हुए, उनको रिपेयर करवाएं, उनकी तरफ ध्यान दें। जो प्रोजेक्ट्स एरिया हैं उनको ज़रा देखें, नज़र में रखें, ध्यान में रखें। आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा किसी गरीब का नुकसान ना हो, किसी की फैमिली का नुकसान ना हो, किसी के बच्चों का नुकसान ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो आराम से कुर्सियों पे बैठी हुई है, प्रोजेक्ट वाले पैसे कमा रहे हैं, मगर गरीबों का कौन सोच रहा है। हम LG इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका कुछ ख्याल किया जाए और इनको कोई रिलीफ वगैरह भी दिलाई जाए, क्योंकि ये बहुत गरीब थे, इनके घर में। और चलिए बानिहाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में काला भालू देखा गया है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो बानिहाल से बड़ी खबर, जहां बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास काला भालू देखा गया है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर मौजूद है, क्योंकि अक्सर, और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस और वाइल्ड लाइफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल स्कूल के बाउंड्री के आसपास काला भालू देखा गया है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ऐसे में एक बड़ा एक हादसा ये हो सकता है। ये क्योंकि इस तरह के जो जानवर होते हैं ये इंसानों पर अटैक करते हैं और इंसानी जान का नुकसान भी हो सकता है। जंगलों से निकलकर ये आते हैं और रिहायशी इलाकों में इंसानों पर अटैक कर देते हैं। इस पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी तस्किन हमारे साथ बानिहाल से जुड़े हुए हैं। तस्किन, क्या कुछ अपडेट है? बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास काला भालू देखा गया था, क्या इसका रेस्क्यू किया गया अब तक? जी अबू हुरैरा, ये आज सुबह जो ये करीबन 9 बजे के आसपास एक भालू जो ये हायर सेकेंडरी के जो अहाता है उसकी जो बाउंड्री के अंदर घुस आया। बाद में वहां पर जो लेबोरेटरी वगैरह है, लाइब्रेरीज, उनके पीछे छुप गया है। लेकिन अभी वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, उसे मार भगाने या निकाल भागने के लिए या उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल पुलिस और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। फिलहाल वहां पर खौफो हिरास है और बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो इसमें जो थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि जो ये भालू है वहां पर एक महकमा माल की तरफ से एक पटवार खाना की बिल्डिंग ले रखी गई है, जो बीकन की बिल्डिंग थी, असल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक बिल्डिंग थी। अब वो बिल्कुल वेरान छोड़ी गई है। उस पर करीबन 25-30 लाख रुपया खर्च भी किया गया है, लेकिन वेरान छोड़ी गई बिल्डिंग है और इसी में ये भालू बताया जाता है कि रात भर ये इसी बिल्डिंग में ठहरा हुआ था। और आज सुबह जब वहां से लोग कुछ गुजरे, वहां पर एक एनजीओ का दफ्तर भी है, जब वो अपने उस दफ्तर की तरफ गए तो अंदर से एक भालू भाग आया, तो जो फिर ऊपर थाने की तरफ भागा और थाने के साथ ही जो पुलिस स्टेशन बानहाल है उसके साथ ही जो हायर सेकेंडरी बॉयज है उसमें घुस गया। बिल्कुल सरासनिगी है। जो आसपास की बस्ती है, जो स्कूल आने जाने वाले बच्चों का बहुत रश होता है इस इलाके में, वहां पर थोड़ा डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस और जो वाइल्ड लाइफ टीम है वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इसको काबू करने या स्पॉट करने में उनको कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि वहां पर झाड़ियां भी हैं और जो वहां पर अंदर जो है जो दीवार के अंदर आना भी मतलब इस तरह खाली हाथ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है वाइल्ड लाइफ या पुलिस के लिए। फिलहाल बिल्कुल तस्किन, यानी अभी भी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का जो अहाता है उसी के आसपास ये भालू मौजूद है और अभी भी एक तरह से बड़ा खतरा बना हुआ है इलाके के लिए। बिल्कुल ये अंदर है, न कि आसपास, बल्कि ये बिल्कुल प्रीमिसेस के अंदर है। जो हायर सेकेंडरी का अहाता है, जो इसकी दीवार बंदी है पूरी चारों तरफ से, तो उसके अंदर है ये इस वक्त। और ये जो वहां पर जो इनके ब्लॉक्स हैं जहां पर लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, बाकी मेस कैंटीन वगैरह है, तो वहां पर ये इस वक्त छुपा हुआ है, अंदर गया हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तक उसको निकाला नहीं जा सका। अलबत्ता कोशिशें की जा रही हैं जो मतलब ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो इसको वाइल्ड लाइफ को बुलाया गया ताकि इसको पकड़ा जा सके, दूर मतलब इसको बाद में दूर कहीं छोड़ दिया जाए जंगलों में। अभी जो कार्रवाई चल रही है पिछले कई रोज से, यहाँ बानहाल के आसपास के इलाके, खासकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो यहाँ से गुजरती है, इसके आसपास बस्तियों में, कस्बा जो बानहाल टाउन है उसके आसपास म्युनिसिपल हदूद में भी पिछले कई रोज से 2-3-4 भालू घूमते आ रहे हैं। तो इनकी वजह से जो आम लोगों में वो पहले से ही डर बना हुआ है। और आज जब ये हायर सेकेंडरी के अहाते में जहां करीबन 300-400-500 बच्चे ज़हरी तालीम होते हैं, तो वहां पर जाहिर है कि एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा होना ये फितरी अमल है। तो बिल्कुल, यानी अब तक जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब तक इस भालू का कोई पता नहीं चला है। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की जो बाउंड्री है अभी उसके अंदर मौजूद है। जिस तरह से हमारे सहयोगी तस्कीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिटेल दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस और वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। क्योंकि ये एक स्कूल है, स्कूल में बड़ी तादाद में छात्र भी मौजूद हैं। ऐसे में छात्रों को कोई नुकसान न होने, इस वजह से पुलिस और वाइल्ड लाइफ को मौके पर बुला लिया गया। हालांकि भालू कहां पर छुपा हुआ है, झाड़ियां हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से झाड़ियां हैं और इन्हीं झाड़ियों में ये भालू छुपा हुआ है और इसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल एक खतरा भी है कि इसके आसपास कोई जाएगा तो उन पर कहीं अटैक न कर दें। तस्कीन, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए, शिमला से बड़ी खबर है, जहां 29 मई से पेन डाउन स्ट्राइक है। स्ट्राइक निर्णय के बाद सरकार के रुख में अब नरमी आई है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने वार्ता के लिए डॉक्टर्स को बुलाया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 29 मई से पेन डाउन स्ट्राइक की बात एनपीए मामले पर की थी। ट्रेनी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक के इस फैसले के बाद सरकार के रुख में अब नरमी आई है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने वार्ता के लिए डॉक्टर्स को बुलाया है कि इस कोई रास्ता निकल आए, और इसी वजह से यह बैठक बुलाई गई है। तो आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को सुक्खू सरकार ने डॉक्टरों का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया था, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर्स नाराज हो गए। आपको यह भी बताते थे क्या कि फैसला आगे नए नियुक्त होने वाले डॉक्टरों पर लागू नहीं होगा, बल्कि जो अब नए डॉक्टर्स आएंगे उन पर लागू होगा। कैबिनेट में विस्तार से चर्चा के बाद एनपीए पर बात की गई थी। तो एनपीए को लेकर ही जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उन्होंने फैसला किया था कि 29 मई से पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी, और जब यह फैसला डॉक्टर्स की तरफ से लिया गया तो उस पर अब स्वास्थ्य विभाग ने और सरकार में थोड़ी सी नरमी दिखाई है। इस पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। रणबीर, एनपीए का जो इशू था, जिस तरह से कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया था कि ट्रेनी जो डॉक्टर्स होंगे और आगे से अब जो डॉक्टर होंगे उन्हें एनपीए का फायदा नहीं होगा, अब यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ गया है, क्योंकि 29 मई से डॉक्टरों ने कहा था कि पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे या 11 बजे के बाद से उनकी स्ट्राइक होगी, और इस ऐलान के बाद अब कहीं ना कहीं सरकार में एक नरमी दिख रही है। जी देखिए, बताते चले कि अभी इस मसले को लेकर एक स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धर्मराम शांडिल के चैम्बर में एक बैठक चल रही है, और जो 3 एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की डॉक्टर एसोसिएशन है और आरडीए है और एससी एसोसिएशन के साथ जो है बैठक इस मुद्दे पर चल रही है। आज ये कोशिश की जाएगी कि कोई समाधान इसका निकाला जाएगा। हालांकि ये जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जो मेडिकल कॉलेजेस में सेवाएं दे रहे हैं, या फिर आपके आयुष विभाग में है, पशुपालन विभाग में है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 29 मई से जो 1 घंटे की हड़ताल वो सुबह करेंगे, लेकिन हालांकि ये भी कहा गया कि आपातकालीन सेवाएं जो है वो बाधित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सरकार पर सवाल उस वक्त उठ गए थे जब पिछले कल स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में पूछा गया था कि जो डॉक्टर्स का जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है वो बंद कर दिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें तो इस मामले की जानकारी नहीं है, जबकि जानकारी तो ये निकल कर आई थी कि कैबिनेट में ही ये फैसला लिया गया था। इससे जो है डॉक्टरों में काफी रोष था, और हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की जो सचिव है एम सुधा देवी, उनको जो है एनपीए की तरफ इस एनपीए को समाप्त की जो अधिसूचना जारी की गई है एनपीए को खत्म करने की, उसे वापस लेने के लिए जो हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ है उसकी तरफ से एक पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद उन्हें अब बैठक के लिए बुलाया गया है। अब ये बैठक चल रही है। इन 3 एसोसिएशन के करीब 20 से 25 पदाधिकारी जो है बैठक में मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री के साथ। तो अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा। अभी इंतजार है कि क्या जो हड़ताल करने का फैसला लिया गया है 29 मई से 1 घंटे की हड़ताल का, वो खत्म होती है या नहीं। ये एनपीए का जो मसला है ये सुलझता है या नहीं। राज्य सरकार क्या सहमति इस पर बनाती है कि इसे जो बिल्कुल रणबीर, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है, मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। इस पर नजर बनाए रखिए। दोबारा से आपके पास रणबीर आएंगे और इस पर और भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल